Well, hello guys, and come back to my channel, Beastie Point. So, as you know, CBSE has already released the date sheet for class 12, and your first examination is BST only, Medical Business Studies. And due to some of the reasons, we have stopped working on this channel. Uh, Now, because of requests of many children, we have again started this because we have not much time left to cover whole syllabus each and every term differently, but we are going to put our maximum efforts to make you learn more and in easy way. So let's start. We are going to do one shot of first, second, third chapter, then fourth, fifth, sixth chapter, then seven, eight chapter. ऐसे कर कर हम वन शॉट की वीडियो अपलोड करने वाला है। तो हम ऐसे कर कर इतना डीपली पढ़ लेंगे, इतना अंडरस्टैंडेबल तरीके से समझ लेंगे कि आपको वो जो पर्टिकुलर चैप्टर्स की वीडियो वो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप वन शॉट देख लोगे, हमारी टेस्ट सीरीज को फॉलो करोगे जो आने वाली है आगे, तो आप अपने बोर्ड्स में 90 प्लस ला सकते हो। ठीक है, so let's start with the first chapter, that is nature and significance of management. नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, सो सबसे पहला मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। What is it? It is a process of getting things done with the aim of achieving group goals effectively and efficiently. यहाँ पे ना आपके तीन टर्म्स आती हैं, सिर्फ तीन टर्म्स। इन तीनों को अगर आपने ब्रेक डाउन करके समझ लिया तो आपको मैनेजमेंट इतना क्लियरली डिफाइन हो जाएगा। सबसे पहला वर्ड आता है प्रोसेस, वर्ड आता है इफेक्टिवली, और एक वर्ड आता है एफिशिएंटली। ये तीन वर्ड आते हैं, इनको ब्रेक डाउन करके सामने फिर हम इन तीनों को समझ लेंगे तो मैनेजमेंट को कंबाइन समझेंगे। प्रोसेस का मतलब होता है, प्रोसेस इज द प्राइमरी फंक्शन विच अ मैनेजर डू टू गेट इट्स वर्क डन। यानी कि अगर मैंने बोला 100 टी शर्ट प्रोड्यूस करनी है, तो जो मैनेजर उन 100 टी शर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए काम करेगा वो प्रोसेस कहलाएगा। और क्या काम करेगा? सबसे पहले प्लान करेगा कि कैसे उनको अचीव करना है टारगेट, तो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेगा, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करेगा, स्टाफिंग करेगा, मतलब उनको मोटिवेट करेगा, उनको सर कम्युनिकेट करेगा, उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करेगा, कोई भी डिफरेंसेस आएंगे तो उनके सॉल्व करने के लिए दोबारा प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करेगा। सो ये यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दिस इज द प्रोसेस। इसी को ही हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद वर्ड इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब होता है, मैंने बोला 200 टी शर्ट्स प्रोड्यूस करने हैं तुम्हें, तुमने वो टास्क तो पूरा करा, लेकिन मैंने कंडीशन और देखी कि तुम्हें 200 टी शर्ट्स प्रोड्यूस करनी है 2 दिन में, लेकिन अगर तुम उसे 3 दिन में प्रोड्यूस कर रहे हो तो तुम्हारा टास्क तो कंप्लीट हो रहा है, बट यू आर नॉट एफिशिएंट। बट इफ यू प्रोड्यूस दीज 200 टी शर्ट्स इन 2 days, और तुमने कर भी दिया, 2 दिन में 200 टी शर्ट प्रोड्यूस कर भी दी, so you are called as efficient, effective manager. Sorry, effective manager. Efficient का मतलब क्या होता है? Tasks are completed but goals are achieved with less cost and resource and time. मैंने बोला 200 टी शर्ट्स तो प्रोड्यूस करनी है, कितने? 2 दिन में, वो भी एक टी शर्ट की कॉस्ट हमारी 100 रुपए होनी चाहिए। ठीक है, अब मैनेजर ने काम कर दिया, टास्क इज कंप्लीटेड, उसने 200 टी शर्ट्स प्रोड्यूस कर दी, 2 दिन में कर दी, मीन्स ही इज इफेक्टिव। बट उसने कॉस्ट जो ली वो 110 पर पीस लिया, तो मैंने कहा था 100 पर पीस होना चाहिए, तो 10 रुपए का जो कॉस्ट में अराइज हुआ है, ये मैनेजर को इनएफिशिएंट बना देता है, एफिशिएंट नहीं कहलाएगा। सो इनएफिशिएंट तब कहलाएगा जब कॉस्ट जो होगी that is higher than the expected cost. So this is what a efficient manager is. तो अगर हम मैनेजर को मैनेजमेंट को कंबाइन करें तो मैनेजमेंट होता है, इट इज अ प्रोसेस, यानी कि
काम करने का तरीका, गेटिंग थिंग्स डन, काम होना विद एम ऑफ अचीविंग ग्रुप गोल्स, यानी कि ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ, ये आपको समझना है और इसको याद करना है, वो भी बहुत हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी की, यानी कि अगर इन दोनों में डिफरेंस आता है, ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है व्हाट इज इफेक्टिवनेस, व्हाट इज एफिशिएंसी, या इफ effectiveness and efficiency fought among each other, who will win, ऐसा कुछ भी क्रिएटिव क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड में। या ठीक है, तो इफेक्टिवनेस मैंने आपको बताया, जैसे कि managers is able, sometimes manager is able to complete an assigned task but cost goes beyond the estimated budget. Thus management here is effective because task is completed but not efficient because cost is beyond the limit. मैंने बोला कि तुम्हारे को 200 200 यूनिट पर पीस पर 200 पर पीस तुम्हें प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और तुम प्रोड्यूस करो 100, नहीं तुम प्रोड्यूस करो 210 पर पीस। सो यहाँ पर कॉस्ट गोज बियॉन्ड दी लिमिट, यहाँ पर 10 का प्लस हुआ है, जबकि हमारे को जब 10 का यहाँ पे माइनस करना चाहिए था, यहाँ पर हमारे को माइनस करना चाहिए था और हमने कर दिया प्लस। तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। ये इसने टास्क कंप्लीट कर, इसलिए मैनेजर effective कहलाएगा, लेकिन because the cost goes beyond the limit, manager will not consider as efficient. So sometimes manager is able to complete an assigned task, but cost goes beyond an estimated budget. Is it if it is an is effective as task is completed, but not efficient as goal is in goal because cost is goes beyond the लिमिट। इसके बाद दूसरी कंडीशन आती है, दो कंडीशन आ गई इफेक्टिवनेस की और एक आ गई एफिशिएंसी की। दूसरी कंडीशन आती है एफिशिएंसी की। जैसे सपोज मैनेजर 200 का उसे प्रोड्यूस करना था, सपोज मैनेजर फोकस ऑन कटिंग द कॉस्ट, ठीक है, फोकस ऑन कटिंग द कॉस्ट बिकॉज ऑफ विच टारगेट इज नॉट अचीव्ड। अब मैंने बोला तुम 100 टी शर्ट को प्रोड्यूस करना है, जिसमें एक टी शर्ट जो होगी वो तुम्हारी 200 पर 200 पर के हिसाब से होनी चाहिए। अब मैनेजर फोकस की और उसको कॉस्ट कैसे ना कैसे कम करना, एंड और जो उसको ये 100 टी शर्ट थी उसको वो एक दिन में प्रोड्यूस करनी थी 200 पर पीस के हिसाब से। उसने कॉस्ट को कट करने के लिए, यानी कि कॉस्ट को कम करने के लिए फोकस करा, यानी कि उसने इतनी कम कर दी 150, उसने 150 के हिसाब से टी शर्ट प्रोड्यूस कर दी, लेकिन 50 ही टी शर्ट प्रोड्यूस कर पाया वो, उसने एक दिन में 50 ही कर पाया, 100 का टारगेट तो उसका अचीव नहीं हुआ। यानी कि here manager is ineffective but efficient because उसने cost to कम करी है। So sometimes manager focus on cutting the cost because of which target production is not achieved। अब 100 प्रोड्यूस करने की 50 ही प्रोड्यूस हुई, तो जहां पर जिसका भी ऑर्डर था या मार्केट में 100 गुड्स जाने थे, वहां पर अब सिर्फ 50 गुड्स आएंगे, जिस वजह से गुड्स विल डिड नॉट रीच द मार्केट ऑन टाइम। और वो 50 गुड्स की जो यहाँ पर डेफिशिएंसी होगी ना, वो गुड्स कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी कि उस वजह से तुम्हारा कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो गुड्स की डेफिशिएंसी है तुम्हारे मार्केट में, तुम्हारे गुड्स की डेफिशिएंसी है, तो तुम्हारे गुड्स को फुलफिल करने के लिए कोई और पार्टी अपने यहाँ पर 50 गुड्स डाल देगी और यहाँ पर कंपटीशन तुम्हारे और दूसरी पार्टी के बीच में राइज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए कहते हैं that effectiveness and efficiency are two different terms, have two different terms. Effectiveness का ना task complete on time, efficiency is a task complete, but cost goes within the cost time, ठीक है। So यहाँ पर दो different terms तो है but are interrelated, and it is important for the manager to be both effective and efficient. They are two different sides of a same coin, ऐसा आप कह सकते हो। These aspects should be balanced by the manager. Okay, now we are going to do the characteristics of management, where first is management is a goal-oriented process. Goal-oriented process. Okay. सबसे पहला आता है
First point is management is a board oriented process. इसमें क्या लिखोगे? हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ बेसिक गोल्स होते हैं जो उसको फुलफिल करने होते हैं, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है तो वो गोल्स को फुलफिल करने के लिए ही फॉर्म होती है। ये गोल्स सिंपल और क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, यानी कि हाईली अचीवेबल या हाई स्टैंडर्ड गोल्स जो अचीव ही नहीं हो सकते उनका कोई फायदा नहीं है। यानी कि तुमने बोला कि मेरे को एक साल में एक साल में बुर्ज खलीफा से भी डबल एक बिल्डिंग बनानी है, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। दिस इज हाई स्टैंडर्ड गोल which cannot be achieved. तो उस गोल का कोई फायदा नहीं है अगर तुम उसके लिए कोई कंपनियां को पर्टिकुलर बना रहे हो ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई फायदा नहीं। द गोल शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड, और मैनेजर जो होता है should unite the effort of different individual and these goals should be achieved effectively efficiently. इसमें 3 पॉइंट आपको आने थे, वो मैंने आपको बताया जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। बस ना ये रहा एक पॉइंट। फर्स्ट दिस इज 2 एंड दिस इज 3 और 3 पॉइंट्स डन। ओके, इसके बाद आना नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज ऑल परसेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परसेसिव मीन्स management is all possessive. Possessive word का मतलब होता है is everywhere. I am possessive means I am everywhere. A ghost is possessive means ghost is everywhere. So possessive means everywhere. So management is also everywhere. The activity involved in managing an enterprise are common to all organization, whether it is social, economic, political. इंडिकेटर तुमने social organization में 5 function perform करे हैं। अगर तुमने सोशल ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव परफॉर्म करा, पॉजिटिव यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन तुमने परफॉर्म करे हैं, तो यही तुम्हें पॉलिटिकल में करने हैं, यही तुम्हें कर को टेक्नोलॉजिकल में करना है, यही हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में करना है, चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे वो बिग हो, स्मॉल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, इकोनॉमिकल हो, कोई भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे गोल्स जो होते हैं वो हर लेवल के लिए होता है, हर डिपार्टमेंट के लिए होता है। तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो फॉर एवरी लेवल, एवरी डिपार्टमेंट। फिर तीसरा पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। उसमें मतलब होता है मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्ट, ऐसा नहीं होता कि मैनेजमेंट एकदम से ही हो जाता है। नो, मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी मीन्स इट हैज 3 मेन डायमेंशंस। फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, people and management of operation. The 3 होती है management of work, management of people, management of operation, management of work. Every organization exists for performance of some work. This work has to be translated in terms of goals to be achieved, problem to be solved, authority be delegated, responsibility to be assigned. इसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब होता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर रहे होते हैं, यानी कि तुम्हारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, दे आर द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो नहीं होंगे तो काम कैसे होगा, काम नहीं होगा तो तुम्हारे गोल्स कैसे अचीव होंगे। तो सब काम डिपेंड करता है तुम्हारे एम्प्लॉयज पर। सो यू एम्प्लॉयज आर द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इतनी डेवलपमेंट के बाद, टेक्नोलॉजी में इतना डेवलपमेंट के बाद, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी it is still a major task for a manager to get its work done from that employees. ठीक है, इसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब होता है नो मैटर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन उसको कुछ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सर्विसेज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसे मार्केट में सर्वाइव करना है। इट इज द मिक्सचर ऑफ बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क and management of people also, and it has to produce valuable goods and process of converting raw material into raw material into valuable goods and services. इसके बाद है management is a continuous process. Management is a continuous process यानी कि it is an ongoing process. People may come, people may go, but does not affect the management, does not affect the working of the organization. It is a never-ending process. It is not a one-time process. It starts from planning and continues till controlling. Planning करते हो पहले तुम, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग करके कंट्रोलिंग करते हो, जो भी डिफरेंसेस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए दोबारा प्लानिंग, दोबारा ऑर्गेनाइजिंग, दोबारा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, दोबारा कंट्रोलिंग, फिर कोई डिफरेंस है। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू होता रहेगा, एक साइकिल है ये जो आपकी चलती रहेगी, जिसका फिंगर चलता रहेगा। इट विल नेवर स्टॉप। सो इसके बाद आता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, यानी कि एक इंडिविजुअल
अब ग्रुप एक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता कि एक इंडिविजुअल, ग्रुप एक्टिविटी का मतलब है मैनेजमेंट सिर्फ एक इंडिविजुअल के थ्रू नहीं हो सकता, या गोल से इंडिविजुअल अचीव नहीं कर पाएगा। ही नीड द सपोर्ट ऑफ अ ग्रुप, उसको एक ग्रुप की सपोर्ट होगी, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स की सपोर्ट होगी जिनके डिफरेंट गोल्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वो फिर भी उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं अपने गोल्स के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। Okay. Next point is management is a dynamic function. Management is a dynamic function means it has to work in an environment which keeps on changing. It has to adapt itself into the changing environment. इसके बाद आता है last point, that is management is intangible force. Management is intangible force यानी कि intangible यानी कि जो चीज दिखती नहीं है. So management is intangible force यानी कि management दिखती नहीं है, but its presence can be felt in the way an organization functions. The effect of management is noticeable in an organization through work done by the managers. So यहाँ पर हमने characteristics कर लिया, इसका बाद importance करेंगे पहले हम, उसके बाद हम करते हैं objectives of organization. Importance पर आते हैं, तो उससे पहले importance है management helps in achieving group goals. यानी कि an organization has a set of basic goals that have to be achieved. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बेसिक गोल्स होते हैं जो उसको अचीव करने होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, द टास्क ऑफ द मैनेजर इज टू गिव कॉमन डायरेक्शन, यानी कि उस एक मैनेजर के अंदर जैसे स्पैन ऑफ मैनेजर आप लोग पढ़ा होगा, आगे अभी पढ़ा होगा या आप पढ़ चुके हैं, आपको पढ़ाएंगे अभी हम आगे। जैसे एक मैनेजर बट 3 है एम्प्लॉयज जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, तो मैनेजर की ड्यूटी कि उन तीनों एम्प्लॉयज को एक कॉमन डायरेक्शन में लेकर जाइए, नहीं कि इसको इस वे में भेज रहा है, इसको इस दिशा में भेज रहा है, इसको नहीं। मैं वी हैव टू गिव हिम द कॉमन डायरेक्शन टू ऑल द एम्प्लॉयज, जिससे वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद कर पाए। फिर और should lead his team in such a manner that group goals are achieved effectively and efficiently. दूसरा पॉइंट, increase efficiency. Efficiency का मतलब मैंने आपको बताया था, means task are achieved, goals are completed with less cost, time and resource. इसमें मैनेजर का एम क्या होता है, मैनेजर का एम होता है कॉस्ट को रिड्यूस करना और प्रोडक्टिविटी यानी तो प्रोडक्शन को बढ़ाना, जिससे मार्केट में गुड्स टाइमली रीच आउट हो सके, और स्टॉक मेंटेन करके रखना ना, जिससे मेंटेन मार्केट में गुड्स टाइमली रीच कर पाए और कंपटीशन इंक्रीज हो जाए और डिक्रीज हो जाए। इसके बाद बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी वेस्टेज कैन बी मिनिमाइज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कैन बी देयर। फिर तीसरा, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फंक्शन इन एन एनवायरनमेंट व्हिच इज कॉन्स्टेंटली changing, and it has to work in an environment keeps on changing. It has to adapt itself into the environment changes. इसके बाद fourth point है, management helps in achieving personal objectives, यानी कि management is required not for itself, it is required for overall goals of an organization. यानी कि management किसी एक personal बनने के objectives को achieve करने के लिए नहीं होती, it is for the overall objective of an organization. हाँ, मैनेजर मोटिवेट करता है अपने टीम को कि इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल जो होता है वो वर्क करता है कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी अचीव होते हैं और उसके खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होते हैं। इसके बाद मतलब नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट, इससे ना गैदर हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट बिटवीन द एम्प्लॉयज, कोऑपरेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस। ये तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एक बार मैनेजमेंट के खुद के ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गए तो मैनेजमेंट जो है उसके बाद सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए काम कर सकती है। वो उसको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकती है, यानी और क्या कहते हैं रीजनेबल प्राइसेस पर उसको प्रोवाइड कर सकती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा नेचर मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमारे पास 3 आते हैं, लेकिन नेचर 3 में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आर्ट, दूसरा साइंस और तीसरा आर्ट एक है साइंस और एक है प्रोफेशन। ये 3 में इसके नेचर को डिवाइड किया गया, आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन, ये 3 में डिवाइड किया गया। अब देखो आर्ट
और sense of profession. हाँ, अब देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट को सबसे पहले. आर्ट क्या है? बस पहले हम पढ़ेंगे आर्ट, उसकी एप्लीकेशंस, और फिर वो एप्लीकेशन क्या मैनेजमेंट में अप्लाई होती है नहीं होती, तो क्या कंक्लूजन निकलता है वो हमको देखना है. ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ आर्ट को देखते हैं. सबसे पहले आर्ट क्या होता है? आर्ट इज एन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज. Art is skillful and personalized application of existing theoretical knowledge. यानी कि skillful, creative हो गया, personalized application इनकी personal तरीके से, इनके अपने personal तरीके से काम को करने के, और existing knowledge यानी कि जो knowledge तुम्हारे पास पहले से ही है, that is an art. Okay, इसके applications पढ़ते सबसे पहले existence of definition से आता है. पहला सबसे पहला existence of theoretical knowledge should not last to study the existence of theoretical knowledge. Yes, art consists of existing theoretical knowledge of a manager practice art in his day-to-day job. फिर दूसरा पॉइंट है personalized application. Personalized application means art can be used differently by different individuals. How manager apply his knowledge according to given situation. तीसरा है based on practice and creativity. Based on practice and creativity में आप ये लिख सकते हो art में irregular practice of art like new forms and style, और management में point में लिख सकते हो manager applies his knowledge in a skillful manner. So तीनों point जो भी हमारे पास ये 3 पॉइंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये तीनों पॉइंट को हमने मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा. मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में ये भी पॉइंट ठीक है, ये भी पॉइंट ठीक है, और ये भी पॉइंट ठीक है, यानी कि तीनों एप्लीकेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. इसका मतलब मैनेजमेंट कैन बी कंसीडर्ड एज आर्ट. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट मैनेजमेंट एज अ साइंस. मैनेजमेंट एज अ साइंस का मतलब होता है, management as a science concept. Science is a systemized body of knowledge. Systemized body of knowledge that is based on cause and effect relationship which explains certain general truth and laws. ठीक है, इसके बाद पहला एप्लीकेशन ही इसका सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है. सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज में साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि उसके प्रिंसिपल्स जो है that is based on cause and effect relationship. ठीक है, अब मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे. ठीक है, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो मैनेजमेंट इज आल्सो रिलेटेड टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. क्यों? Because its principles are developed over a period of a time. Beyond के भी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है. फिर दूसरा पॉइंट है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. Science principles are first developed to observation and then to repeated experimentation. Whereas management के point of view से देखें तो management principles evolved over a period of a time. मैंने बोला था ना कि जैसे बनते हैं, they developed over a period of time. तो वो में changes भी evolved होते हैं. तो ये भी repeated experimentation और observation के basis पर बनते हैं, evolved होते हैं, यानी कि वो point correct है. इसका तीसरा पॉइंट है यूनिवर्सल वैलिडिटी. यूनिवर्सल वैलिडिटी यानी कि साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सल वैलिड है, हर जगह वैलिड है. किसी भी कंडीशन में, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी कोई भी कोने में चले जाओ आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी अप्लीकेबल मिलेगी. लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है वो एग्जैक्ट नहीं है साइंस के. दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन. इस अर्थ की एक कंपनी में कुछ फंक्शन ऐसा हुआ, दूसरी कंपनी में लॉ ऐसा डिफाइन होगा, तो यानी कि डिफरेंट तरीके से हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा डिफरेंट सिचुएशन में. यानी कि तीसरा पॉइंट हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा. इनकी दो एप्लीकेबल है, तीसरा एप्लीकेबल नहीं है. यानी कि मैनेजमेंट जो है वो सॉफ्ट साइंस है. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक सॉफ्ट साइंस है. इज नॉट एग्जैक्टली साइंस, वी कैन से इट एज सॉफ्ट साइंस. हम उसको सॉफ्ट साइंस भी कह सकते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन डॉक्टर कहता है, सबसे पहला प्रोफेशन क्या होता है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. इट इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड. यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके लिए आपको अकाउंट्स की स्किल्स होनी चाहिए अगर उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड में आपको एंटर करना है तो this is what a profession is. इसका पहला पॉइंट है well defined body of knowledge. Yes, profession is a well defined body of knowledge which regards special skills in a particular field. Same management के point of view से देखिए तो management is also a
very different body of knowledge as it is even taught in colleges as a particular subject, and large number of books are also available on it. Then you have second point is restricted entry. Restricted entry का मतलब entry to a profession is restricted to a written examination or to acquiring an educational degree, whereas in case of management point of view, so they can do it is not compulsory and की point applicable नहीं. तीसरा point of professional association, it is all professions are affiliated to a professional affiliator, associator, which regulates the code of conduct, rules and regulations. लेकिन management जो case ना ऐसा रूल compulsory नहीं है, तो ये point applicable नहीं करता. Fourth point is ethical code of conduct. Ethical code of conduct यानी कि ethical code of conduct यानी कि all professions are born with an ethical code of conduct which guides the behavior of its member. लेकिन मैनेजमेंट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है. सर्विस मोटिव उनका मोटिव होता है to provide the clients with the interest by rendering dedicating and committed services. लेकिन मैनेजमेंट के केस में उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, that is profit maximization. पर ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता. सिर्फ एक ही पॉइंट एप्लीकेबल हो रहा है, that is well defined body of knowledge. इसलिए हम इसको अप्लाएंगे नहीं कि मैनेजमेंट is not profession. No, we cannot say that management is a profession. We can say that management is not a full-fledged profession, not a, हम ये कह सकते हैं, is not a full-fledged profession. Management is not a full-fledged profession. Okay? इसके बाद आर्टिस्ट नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिस्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्टिंग थोड़ा था, अभी यहाँ पर आता हूँ आपस ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. तीन ऑब्जेक्टिव है. सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव. तीन ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल, social and personal objective. Organizational objective क्या होता है? Organizational objective यानी कि an organization as I said has to achieve its objective in efficient and effective manner. Thus management is responsible for setting and achieving these objectives. So organization का main aim होता है to utilize the maximum possible advantage efforts from the human resource. यानी कि जो भी एम्प्लॉय उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उनसे मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट्स निकालवा दो, मैक्सिमम एडवांटेज ले लो. जितना एडवांटेज तुम ले सकते हो उनसे लो और अपना काम निकलवाओ, जिससे तुम्हारे जो गोल्स है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाए. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हेल्प करे. इसमें तीन मेन आता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. सर्वाइवल का मतलब होता है कि मैनेजमेंट शुड अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट. प्रॉफिट का मतलब होता है सर्वाइवल इम्पोर्टेंट नहीं है. सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. मैनेजमेंट शुड एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट. वो प्रॉफिट भी कमा रही है इन ऑर्डर टू, उसके भी तीन पर्पस के लिए, दो पर्पस के लिए. सबसे पहला री इन्वेस्ट, यानी जो भी उसने इन्वेस्ट के लिए पैसा चाहिए. ये दूसरा इज री पेमेंट, जो भी उसके डेट से हमको पेमेंट करने के लिए, जो भी उसको प्रॉफिट में से निकाले हो पैसा. फिर है ग्रोथ का मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल, your number of employees in an organization. ये दो टर्म्स हम ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कर सकते हैं. इसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव आता है. सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि ये every organization, whether it is business, non-business, has some social obligation which they have to fulfill with giving a special opportunity to specially able section or producing or providing a good quality product at reasonable price. ये दो आप लिख सकते हैं. इसके बाद आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव अगर एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को तुम उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अगर तुम नजरअंदाज कर दोगे और सिर्फ उसको उसके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए ही फोकस करते रहोगे कि तुम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं उसके सेटिस्फाई करोगे, तो इस केस में उनकी परफॉर्मेंस जो होगी वो डिक्लाइन हो जाएगी. उनकी परफॉर्मेंस जो भी वो डिक्लाइन हो जाएगी. अगर उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे तो परफॉर्मेंस उनकी डिक्लाइन हो जाएगी and will create chaos in the organization. That will create chaos in the organization. इसके बाद आना बस next topic है that is
that is the levels of management. Yes, here we have levels of management. Levels of management के बात करूँ तो we have 3 levels of management. इसमें हमारे पास 3 level आती हैं. सबसे पहली top, दूसरी middle और तीसरी lower. यहाँ पर सिर्फ 3 आती है, top, middle and lower. ठीक है. Top management की बात करें तो top management is responsible for overall development and welfare of the organization. First point. दूसरा, it analyzes the business environment and its implication. Second point. Third point, they formulate overall goals and strategies of an organization. Fourth point, they're responsible for all activities of the business that have an impact on the society. इसमें क्या कौन कौन इंक्लूड होते हैं? इसमें सबसे पहले सारे तो चीफ जिनके आगे चीफ लग गया वो सारे इंक्लूड होंगे. इसमें चीफ सारे इंक्लूड होंगे. चीफ वाले सारे प्रेसिडेंट इंक्लूड होंगे. कंपनी के प्रेसिडेंट लग गया ना, जिसके भी नाम है प्रेसिडेंट हो वो, जिसके भी नाम है वाइस प्रेसिडेंट हो वो सारे इंक्लूड होंगे. चेयरमैन भी इसमें इंक्लूड होगा. ठीक है. जिसके बाद आता है सेकंड पर आता है मिडिल लेवल. मिडिल लेवल का मतलब होता है they are the responsible for the activity of first line managers. First point. फिर जो भी एक्टिविटीज और प्लान्स इस टॉप लेवल में प्लान किए गए हैं, जो भी एक्टिविटीज टॉप लेवल में प्लान है उनको इम्प्लीमेंट करने की ड्यूटी किसकी है? मिडिल लेवल की. सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, दे आर यूजुअली नोन एज डिविजनल हेड्स. इनको हम डिविजनल हेड्स कहते हैं. इसके बाद दे आर द लिंक बिटवीन टॉप मिडिल एंड लो, यानी कि सबसे पहले टॉप लेवल होती है, फिर मिडिल लेवल होती है, लोअर लेवल होती है, एंड देन वी हैव वर्कफोर्स होती है. तो सबसे पहले टॉप लेवल, जो अगर टॉप लेवल को वर्कफोर्स को कॉम्पैक्ट करना है तो उसको सबसे पहले मिडिल लेवल के पास आना का, मिडिल लेवल लोअर के पास जाएगी, लोअर वर्कफोर्स के पास जाएगी. ऐसे वो टॉप लेवल वर्कफोर्स के पास जाएगी, डायरेक्टली वो नहीं जा सकती. ठीक है. तो सबसे पहले मिडिल लेवल की हम बात कर रहे थे. तो मिडिल लेवल जो है दैट इज द लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल. इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट लेवल, दैट इज लोअर लेवल, या जिसको हम ऑपरेशनल लेवल भी कह सकते हैं या सुपरवाइजरी लेवल भी कह सकते हैं. इसको हम लोअर लेवल कहते हैं. इससे जो लोअर लेवल में है बस 3 पॉइंट है. तो पहले 2 पॉइंट है. वे इंटरैक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स, यानी जो काम कर रही है ये लोअर लेवल है. लोअर लेवल ही ये जो है सिर्फ वर्कफोर्स के साथ कॉन्टैक्ट है, ना तो मिडिल का है ना तो टॉप का है. तो दे आर द वन एक्चुअल ऑफ द interaction with the actual workforce. इनके efforts की वजह से quality of the product जो होती है maximize, the wastage is minimized. Okay. Next topic and the last topic of this chapter is coordination. The functions of management discussing कर रही है. इसमें function of management आपको सबकी definition ही पढ़ानी, जो मैंने आपको already starting में एक बारी समझा दिया था, वरना हम इन chapters को one shot पढ़ेंगे तो definition पढ़ेंगे तो by his time here. वो फंक्शन आपको पता ही है. वैसे भी 5 होता है प्लानिंग, आपके 5 फंक्शन होता है. एक तो दिखा थे 5 होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है. इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन. द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है इस बैलेंसिंग, बैलेंस करना. सबसे पहले एकदम आती है बैलेंसिंग. दूसरा, कीपिंग टुगेदर द टीम. Balancing and keeping together the team. Then keeping together the team by the allocation of tasks, by the allocation of work. And चौथा, these are tasks were performed among employees by harmony among each other. ठीक है. अब इन चारों पॉइंट्स को समझेंगे एक साथ. तो ये बैलेंसिंग एंड कीपिंग टुगेदर द टीम, यानी कि कोऑर्डिनेशन अदर एक डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट है, लेट्स सपोज हमारी है 3 डिपार्टमेंट है, इनको बैलेंस करना यानी कि इक्वल पेस पे रखना. फिर क्या कीपिंग टुगेदर यानी कि सबको इकट्ठा रखना, एक साथ रखना, यानी कि ये इस डायरेक्शन में है, ये उस डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन, सबको इकट्ठा रखना, एक साथ रखना. बाय इंश्योरिंग प्रॉपर एलोकेशन ऑफ दिस, यानी कि अगर डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन वाला काम देना,
डिपार्टमेंट फाइनेंसिंग है तो फाइनेंसिंग वाला मार्केटिंग वाला काम देना by proper allocation of tasks to each department and what we have to seeing that task का perform की ये प्रोडक्शन वाला अपना काम सही से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, फाइनेंस वाला अपना काम सही से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, मार्केटिंग वाला अपना काम सही से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो ये इंश्योर करना और ये देखना कि हर एक डिपार्टमेंट वन कोऑर्डिनेट है, यानी कि हारमोनी से काम कर रहा है डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट टू, डिपार्टमेंट टू, डिपार्टमेंट थ्री, डिपार्टमेंट वन और डिपार्टमेंट थ्री, ये सारा आपस में करता है, मिलकर काम कर रहा है, दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेशन इज, ठीक है, यानी कि बैलेंसिंग भी इसका सबसे पहला बना कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स यानी कि every employee have different interests and manager integrate group effort by collecting interest important to achieve the organization goal effectively and efficiently. दूसरा है unity of action यानी कि every employee performs some activity, these activities should be unified and managers should ensure that all activities are done to achieve organizational goals. Third is management is a confidence process, coordination यानी कि never-ending process is not a one-time process. It is an ongoing process. The ongoing process में भी जो मैनेजर इंपॉर्ट लिख रहा है वो यहाँ पे सेम कॉपी पेस्ट करके ना इसके बाद मैनेजमेंट, इसके बाद मैनेजमेंट इज अ डिलीवरी फंक्शन. डिलीवरी फंक्शन का मतलब होता है यानी कि there are different employees in different departments do work in each other with cooperate among each other. So this manager, it is important for the manager to cooperate these efforts by achieving goals effectively and efficiently. इसके बाद इम्पोर्टेंस की बात करें तो आपस तीन इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की सबसे पहला ग्रोथ इन साइज. ग्रोथ इन साइज ना जैसे जैसे एक फॉर्म एक्सपैंड कर दिया ना, जैसे जैसे एक फॉर्म एक्सपैंड कर दिया तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो increases, which led to violation of unity of command. तो मैनेजर को efforts of different individual इकट्ठा रखना, बैलेंस रखना है. दूसरा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और हर डिपार्टमेंट अपने तरीके से काम करता है, फ्रेम इट्स ओन रूल्स एंड पॉलिसीज. तो मैनेजर के लिए इम्पोर्टेंट होता है टू मेक हार्मनी अमंग डिपार्टमेंट. तीसरा है स्पेशलाइजेशन है organization appoints various specialists. बहुत सारे स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करते हैं अपने स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जिनका अपना ही तरीका होता है काम करने का. तो ये जो नॉर्मल एम्प्लॉयज होता है उनके सब कॉर्पोरेट नहीं करके चलते, तो जिस वजह से इनके और नॉर्मल इंटरेस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं जब भी हमें स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करते हैं. सो दिस इज द फिनिश ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज द फिनिश ऑफ दिस चैप्टर. यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है पूरा. अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर भी और आर्टिस्ट चैप्टर नंबर 2. ओके, हमें चैप्टर अच्छे से करते हैं. इसने भी फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा, पहले फर्स्ट को देखना फिर ही सेकंड बार मूव ऑन करना. ये क्वेश्चन आंसर्स है एनसीईआरटी के, इनको भी आपको गो थ्रू करना है क्योंकि go through karna because these are also important from the point of view of CBSE. We have really covered more important questions in our test series from these only. इनमें से हम cover करने वाले हैं. So अभी हम अब chapter 2 की और हम बढ़ेंगे. So now we are going to start with chapter number 2, that is principles of management. इसमें हम meaning, characteristics, importance of principles of management करेंगे. फिर tailored the principle or techniques of a Savorsky principle. So पहले characteristics पर आएंगे. सबसे पहला पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब जो principles of management are applied to all types of organization, whether it is business or non-business. Universal applicable यानी कि हर जगह applicable है. Principles of management हर जगह applicable है, चाहे वो कोई सी भी type of organization हो, चाहे वो political हो, social हो, technological हो, organizational हो, non-organizational हो, किसी भी type के organization हो, यूनिवर्सल एप्लीकेबल यानी कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होंगे. वो प्रिंसिपल्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन या सिचुएशन, बट द प्रिंसिपल विल अप्लाई देयर इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन.
they are also applied to limited company where there are separate departments like marketing, financing, production, etc. ये कंपनीज में भी एप्लीकेबल होते हैं जहाँ पर सेपरेट डिपार्टमेंट्स बने हो, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंसिंग अलग, प्रोडक्शन अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, जिसमें सेपरेट डिपार्टमेंट्स बने हो हर वर्क के, उसमें भी ये प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हो सकते हैं. तो इसलिए मैंने आपको 2 पॉइंट बताया. सबसे पहला पॉइंट क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज बिजनेस और नॉन बिजनेस और सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल. And second point है आपका that they are also applied to limited company where there are separate departments like marketing, financing, production, etc. इसके बाद next point है general guidelines. General guidelines का मतलब the principle and the guidelines to action. General guidelines यानी कि जैसे कोई भी principle है, जैसे आपने पढ़ा हुआ unity of command, unity of direction, या कोई भी फ्योल का या टेलर का principle है, वो हमें गाइड करता है कि हमें एक कंडीशन को कैसे टेक ओवर करना चाहिए, वो हमें उस तरीके से गाइड करता है. सो दिस प्रिंसिपल आर द गाइडलाइंस टू द एक्शन. जो भी एक्शन उस पर रिएक्शन क्या होना चाहिए, वो उसको गाइड करते हैं, बट डज नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन टू द मैनेजरल प्रॉब्लम. लेकिन गाइड करता है, लेकिन मैनेजरल सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स को रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देते. कि अगर जो एम्प्लॉयज है वो हड़ताल पे बैठ रहे, तो इसका मतलब तुम प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो, तो वो तुम्हारे को ये नहीं कि रेडीमेड सोल्यूशन दे देगा कि ये फॉल तुम इससे ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. कोई भी प्रॉब्लम हो मैनेजर, तुम्हारे को वो एक तरीका बता देगा कि तुम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो. नाउ यू हैव टू थिंक एज अ मैनेजर, यू हैव टू थिंक तुम कौन सा बेस्ट वे यूज कर सकते हो या बेस्ट टेक्निक को यूज कर सकते हो उस मैनेजर प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए. द मैनेजर प्रॉब्लम्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक्स. दो पॉइंट लिखना आपको उसमें. We, so Sabana, these principles are guidelines to action, but does not provide or ready-made solution to manager skills. And दूसरा point देखोगे, the manager problem are complex and dynamic, highly complex and dynamic. तीसरा है formed by practice and experimentation. Formed by practice and experimentation, यानी कि the principles of management are formed by experience as well as through repeated experimentation. यानी कि जो principle of management है, ये experience के through, जैसे जो फ्योल के जो 14 principles है, वो उसने कहीं से पढ़े और अपना नाम लिखे दे दे नहीं. उसने वो 14 principles, उसने जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करता था, उसमें वो 14 प्रिंसिपल्स उसने नोटिस करे, ऑब्जर्व करे, तब उसको डेवलप करा. तो दे आर डेवलप थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर्स एज वेल एज एक्सपेरिमेंटेशन. यानी कि खाली उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उसने हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में देखा, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, कोई भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, सब में ये प्रॉब्लम्स हो, कॉमन प्रॉब्लम्स को अराइव होता हुआ देखा, इन प्रिंसिपल्स को देखा, तभी उसने ये प्रिंसिपल्स को डेवलप करा. इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस दैट डिसिप्लिन इज इंडिस्पेंसेबल फॉर अकम्प्लिशिंग एनी पर्पस. ओके. तीसरा फोर्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल यानी कि दिस प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड, यानी कि रिजिड नहीं है. These are flexible यानी कि मॉडिफाइड हो सकते हैं मैनेजर से एज पर द डिफरेंट सिचुएशन. इसके बाद आपका सिर्फ पॉइंट है मेनली बिहेवियरल. मेनली बिहेवियरल का मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है आर मेनली बिहेवियरल बिकॉज दे एम एट इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर. ये ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए हम इनको मेनली ह्यूमन यानी कि मेनली बिहेवियरल कहते हैं. क्योंकि ये आपने बराबर डायरेक्टिंग चैप्टर में कि हम लीडरशिप में क्या होता है, लीडर लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, चेंज करता है टुवर्ड्स द वर्क. वो ही यहाँ पर आप उसका कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट करके लिख सकते हो.
ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज cause and effect relationship. Cause and effect relationship में they developed a relation between cause and effect. First point, cause क्या होगा और उसका क्या इफेक्ट हुआ, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम अराइज हुई, उसका क्या कॉज है, उसका क्या कॉज है यानी कि, और उसका क्या इफेक्ट हुआ उस प्रॉब्लम का ऑर्गेनाइजेशन पर, ये दोनों को आपस में लिंक करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन लिंक करता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद दे आर नॉट एग्जैक्ट एज दे आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर व्हिच इज डायनामिक। आपको पता होना चाहिए जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो डायनामिक होता है, वो चेंज कर सकता है। उसकी एक नीड खत्म नहीं होती, दूसरी नीड पहले अराइज हो बताती है, उसके एक सेकंड में वो गुस्सा हो जाएगा, एक सेकंड वो हंस पड़ेगा। दिस इज ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज कंटिंजेंट। कंटिंजेंट यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कंटिंजेंट आर कंटिन्यूअस depending upon the situation at a particular point of time। एक particular point of time पर कुछ situation particular situation पर depend करता है principles of management जो किस तरीके से apply होंगे, वो फिर किस तरीके से apply होंगे। इसके बाद next point next है हमारे पास that is importance of principles of management। इसमें आप would be any four कर सकते हो, तो जो most important four है मैं वो आपको यहाँ पे कराना आ रहा हूँ। सबसे पहला है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, यानी कि अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो ये आपको हेल्प करता है रियल वर्ल्ड सिचुएशन को समझने के लिए। यानी कि एक तो होती है बिजनेस वर्ल्ड, एक होती है बिजनेस वर्ल्ड, और एक होती है हमारी रियल लाइफ रियल वर्ल्ड। एक होती है बिजनेस वर्ल्ड, एक होती है रियल वर्ल्ड। बिजनेस वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, जिससे जो बिजनेस वर्ल्ड में लोग होता है वो रियल वर्ल्ड में उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई होते हुए देखते हैं और उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है उसके रिलेटेड, उनकी नॉलेज बढ़ जाती है। इट विल एनेबल द फर्म टू लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स, और ये फर्म को हेल्प करता है उनके पास्ट मिस्टेक से लर्न करने के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज कंपनी के पास अवेलेबल होता है वो बहुत लिमिटेड होते हैं, दे कैन बी पुट इनटू ऑप्टिमम यूज। यानी कि आपको पता है रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो दे शुड बी पुट टू द बेस्ट यूज, यानी कि उसी काम के लिए यूज होने चाहिए जिसके लिए तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है। किसी अननेसेसरी वर्क के लिए तुम अगर यूज करोगे तो तुम्हारी इनएफिशिएंसी हो जाएगी, एफिशिएंसी नहीं रहेगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एफिशिएंसी कम होते ही सारी चीजें गिर जाएंगी, यानी कि प्रॉफिट अल्टीमेटली गिर जाएगी। So it means should provide more benefits with minimum use। इसमें दो पॉइंट्स आपको लिखना है। इससे पहला रिसोर्स अवेलेबल विद कंपनी आर लिमिटेड, they can be put into optimum use, first point, and second point it means they should provide more benefit with minimum cost, दूसरा point। तीसरा है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन यानी कि मैनेजमेंट डिसीजंस टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल। जो भी मैनेजरल प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, एमपी जो भी मैनेजरल प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है उनको सॉल्व करने के लिए मैनेजर प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं दे आर फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस से ये प्रिंसिपल्स जो है ये फ्री होने चाहिए, प्रेजुडाइज से फ्री होने चाहिए। यानी कि ये नहीं कि तुम अपने पर्सनल मोटिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के चक्कर में प्रिंसिपल्स को ऐसे मॉडिफाई करो कि इससे ऑर्गेनाइजेशन को तो फायदा नहीं हो रहा, तुम्हारे को ज्यादा फायदा हो रहा है। दैट इज नॉट द वे द प्रिंसिपल्स आर इन on logical and practical approach rather than hit and trial। यानी कि हिट एंड ट्रायल को तो ये प्रिंसिपल होता ही नहीं। हिट एंड ट्रायल से कभी भी हमारे को प्रिंसिपल्स को डेवलप करने नहीं चाहिए। हिट एंड ट्रायल से रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, ये हमारी एफिशिएंसी की रहेगी। यू शुड नॉट यूज हिट एंड ट्रायल, यू शुड यूज इंस्टेड ऑफ हिट एंड ट्रायल यू शुड यूज प्रैक्टिकल अप्रोच। तुम्हारे को एक प्रैक्टिकल या एक सिस्टमैटिक अप्रोच को यूज करना चाहिए, प्रैक्टिकल या एक सिस्टमैटिक अप्रोच को यूज करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है मीटिंग चेंजिंग। प्रैक्टिकल अप्रोच को यूज करना चाहिए ना बेसिकली। इसके बाद आपका जो फोर्थ पॉइंट आपको बता रहा हूँ
ये आपका 4.0 क्योंकि ये 4 नंबर में ही आता है ज्यादा। फोर्थ पॉइंट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पब्लिक फोर्सेस की इन अवेयरनेस इंक्रीज होने के कारण कंपनीज को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी होती है। मैनेजमेंट थ्योरीज एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव आल्सो इन्वॉल्वड इन रिस्पॉन्स ऑफ सच डिमांड्स। ठीक है, इसके बाद कंसर्न टुवर्ड सोसाइटी, प्लीज लॉयल्टी ऑफ बोथ कस्टमर्स, दोनों कस्टमर्स की और बिजनेस की एम्प्लॉयज की लॉयल्टी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज होती है। और रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयज का रेम्यूनरेशन होता है दैट ऑल्सो ऑफ एम्प्लॉय इंसिस्ट पेमेंट ऑफ एडुकेट सैलरी, यानी कि फिक्स्ड सैलरी उनको मिलती है विच गिव देम रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ बिलिंग। एंड इफ बिलिंग उनकी अगर उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिलेगी, उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिलेगी तो उनका एक फिक्स्ड, उनको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड हुआ काम करने का, रीजनेबल स्टैंडर्ड हुआ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। ठीक है, इसके बाद ये तो ठीक है। अब हम सीधा सीधा बढ़ता आगे किस पे आगे बढ़ेंगे, टेलर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सबसे पहले टेलर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। और ये आपके अगर आपका प्रैक्टिकल तक नहीं हुआ है तो आप और आपका प्रोजेक्ट जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर है तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। एंड टीचर इसमें से पूछ सकते हैं कि टेलर क्या काम करता है क्या नहीं काम करता, फिर उसके एजुकेशन के बारे में कब बर्स होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बायोडेटा ऑफ टेलर है सबसे पहले 20 मार्च 1856 को बॉर्न हुआ था, 21 मार्च 1915 को डेथ हो गई। प्रोफेशन, ही वाज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। इन प्रोफेशन उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री को प्राप्त किया था स्टीवंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1883 में डिग्री कंप्लीट करी थी। पोजीशन हेल्ड, ही वाज एन अप्रेंटिस मैकेनिक इन 1874, एग्जीक्यूटिव एंड मिडविल स्टील कंपनी in 1884, at Bedlam Iron Company in 1898, professor at Tech School of Business founded in 1900, president of American Society of Mechanical Engineer from 906 to 907। ये आपको बस रीड करना है, इनके आप इनको याद करना मेरे। इसके बाद नथिंग उसके फेमस है कुछ फेमस पब्लिश्ड आर्टिकल है, राइट कंसर्न प्लेन रिफोर्स, notes on welding, on the art of cutting metals, a piece rate system, the making of pudding green, not for the genius but and for the average man, published in the American magazine 1918। ये सारा डेटा विकिपीडिया से दिया गया है सब देख। अब हम आते हैं सीधा इसके प्रिंसिपल्स पर। सबसे पहला प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सबसे पहला प्रिंसिपल और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इसमें मैं आपको तो बताऊंगा सब वही लिखा था, यू विल गेट फुल मार्क्स अगर आप वही लिख कर आए हो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता था, पहले के जमाने, पहले के पीरियड में जो फैक्ट्री मैनेजर्स होते थे, ठीक, पहले के जमाने में जो फैक्ट्री मैनेजर्स होते थे वो हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करते थे। इसको यूज कर सकते हिट एंड ट्रायल मेथड को वो यूज करते थे किसी भी काम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, टू डू अ जॉब। बेसिकली दे बिलीव दैट द बेस्ट मेथड कुड बी अचीव्ड बाय फाइंडिंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, यानी कि हिट एंड ट्रायल को यूज करते थे। जैसे तुम्हारा को एक केमिकल बनाना, एक केमिकल बनाना है, ठीक है, उस केमिकल को बनाने के लिए तुमने पहला बार एक्सपेरिमेंट करा, फेल हो गया, दूसरी बार एक्सपेरिमेंट करा, वो भी फेल हो गया, तीसरी बार एक्सपेरिमेंट करा, वो भी फेल हो गया, चौथी बार एक्सपेरिमेंट करा, वो भी फेल हो गया। तो तुम जब तक तुम्हारे को फिर 5वीं बार में तुमने करा वो सक्सेस हो गया, फिर तुमने 4 बार में इस फर्स्ट 4 में जो भी तुमने रिसोर्सेज यूज करे वो अल्टीमेटली क्या हुए, वेस्ट हो गए। तो इससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हुई। लेकिन जब ये टेलर के सामने प्रॉब्लम अराइज हुई तो टेलर ने कहा कि there is only one best method to do the job, which should be replaced from rule of thumb। ये 4 मेथड को यूज करना इज रूल ऑफ थंब, ये 4 मेथड को यूज करना इज रूल ऑफ थंब, ठीक है।
और इस रूल ऑफ थंब को राशिद भी दे, इस रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करा उसने किससे? साइंस से। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। उसने कहा रूल ऑफ थंब नहीं है, देयर शुड बी अ प्रैक्टिकल अप्रोच। उसने इन सबको एक प्रैक्टिकल अप्रोच से एक वन बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करने के लिए बोला। तो हिट एंड ट्रायल मेथड को अवॉइड करो, प्रैक्टिकल अप्रोच को यूज करो, ऐसा उसने कहा था। इसमें आप क्या लिखोगे वो ध्यान से सुनना। अर्लियर फैक्ट्री मैनेजर यूजेस hit and trial method to do the job. They believe that the best method could be found by trying different alternatives which led wastage of resource. But Taylor believed that there is only one best method which should be replaced from rule of thumb, which led to optimum utilization of resource. Last में आप ये conclusion लिख सकते हो यहाँ पर। इसका दूसरा पॉइंट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में आपको सिर्फ सेम पॉइंट्स लिखना है। सबसे पहला पॉइंट ये लिखोगे, बोथ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज आर नीडेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एम्प्लॉय है आपका, ठीक है, और ये आपका मैनेजर है, ठीक है। ये एम्प्लॉय है, ये आपका मैनेजर है। बोथ एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय नहीं होगा तब भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी, मैनेजर होगा तब भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी। दे बोथ आर नीडेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इफ दे बोथ, अगर ये दोनों ही नीड है और एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो दे शुड चेंज देयर माइंडसेट टुवर्ड ईच अदर। यानी कि मैनेजर को अपना माइंडसेट एम्प्लॉय के टुवर्ड्स चेंज करना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए। एंड सेम विद एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को भी अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए टुवर्ड्स द मैनेजर। The positive of each other, or manager should also share amount of gain to employee। यानी कि मैनेजर को कुछ अमाउंट ऑफ गेन भी एम्प्लॉयज के साथ शेयर करना चाहिए। जैसे कि आप ये बोनस शेयर कर रहा है, इसी तरह उसको शेयर करना चाहिए। तो ये पॉइंट आपके इसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। Corporation, not individualism, means there should be complete cooperation between the labor and the management। दोनों के बीच में कॉर्पोरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं कि एम्प्लॉय बोले कि ये तो मैं हूँ, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, और मैनेजर भी बोले मैं भी तेरी नहीं सुनूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअलिज्म में कॉर्पोरेशन के साथ काम होना चाहिए। इट और ये प्रिंसिपल, ये वाला जो प्रिंसिपल है, कॉर्पोरेशन और इंडिविजुअलिज्म, इट इज एन एक्सटेंट ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंट है ये प्रिंसिपल। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ये प्रिंसिपल एक्सटेंट है। इफ it is an extent of harmony not discord, which means equal division of work and should be a part, and employee should be taken as a part of decision making। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। यानी कि जो भी एम्प्लॉय तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसकी डेवलपमेंट पे वर्क करना चाहिए, उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी को निकालने के लिए, यानी कि डेवलप करने के लिए तुम्हारे को डिफरेंट प्रोग्राम्स को सेटअप करना चाहिए। एन एम्प्लॉय should get that work in which he has specialization, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के। लास्ट पॉइंट है, इवन एन एम्प्लॉय इज साइंटिफिकली सिलेक्टेड, चाहे वो एम्प्लॉय साइंटिफिकली सेलेक्ट हो, कैसा भी सेलेक्ट हो, बट ही शुड गेट अ प्रॉपर ट्रेनिंग। यानी कि वो पहले से ही बहुत एक्सपीरियंस है तो उसको ट्रेनिंग नहीं होगी, ट्रेनिंग उसको होगी एंड होगी। इसके बाद हम आते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके बाद हम आते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ टेक्निक। इसी चार्ट को अब इस चार्ट को बना कर आना, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है फंक्शनल फोरमैनशिप से रिलेटेड, फंक्शनल फोरमैनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या होता है, is a technique which aims to improve the quality of supervision by putting workers under different specialists। यानी कि काम की एफिशिएंसी या क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वर्कर्स को डिफरेंट फोरमैन यानी कि हेड के अंदर रखा जाता है। जैसे एक वर्कर है, इसको इसमें कार्टर में रूट क्लर्क, डैमन, कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन, स्पीड बॉस, गैम बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्ट्रक्टर, इन सबके अंदर रखा गया है एक ही वर्कर को। यहाँ पर हमारी एक चीज होती है, यूनिटी ऑफ कमांड जो होता है, जो हमारा यूनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है वो यहाँ पर वॉयलेट हो जाता है। और डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश होता है, एक्सटेंशन होता है। अब ये जो फोरमैन है
यानी कि ये फोरमैन है चार, ये चार फोरमैन ये है और ये चार फोरमैन प्रोडक्शन इंचार्ज। ये फोरमैन जो होता है दे शुड बी हैव पेशेंट नॉलेज since all qualities कैन नॉट बी, फोरमैन कौन सा है, ये प्लानिंग इंचार्ज हो गया, ये प्रोडक्शन इंचार्ज हुआ। Since all qualities cannot be found in these both foremen, any foreman, Taylor has posed 8 different specialists under doing for the some job, यानी किसी ना किसी काम के लिए टेलर ने 8 different specialist, ये लोग के नीचे चार जो है क्या स्पेशलिस्ट है, टेलर ने इन चारों को अपॉइंट किया किसी न किसी काम को करने के लिए। इनको हम हर एक डिपार्टमेंट को चार लोग, चार स्पेशलिस्ट है, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो भी चार कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट हो, चार स्पेशलिस्ट आपकी होंगे। और उसमें इंस्ट्रक्शन का क्लर्क की क्या ड्यूटी होती है, रूफ क्लर्क, पैंक क्लर्क, कॉस्ट क्लर्क, स्पीड बॉल, कैनवास, रिपेयर बॉस, इन सबके क्या है अब वो देखता है। सबसे पहला आता है तो आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड का अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट में सबसे पहला आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड का ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर्स के इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट करता है। रूट क्लर्क में स्पेसिफाइंग द रूट ऑफ प्रोडक्शन कैसे होनी है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क में preparing the time and cost sheet, discipline and ensure discipline. Speed was में timely and accurate completion of job. Gan was में keeping machines and tools ready for the operation. Repair was में ensure proper working conditions of the machine. Inspector में checking the quality of work. इसके बाद next है हमारे पास standardization and simplification of work. Standardization and simplification में standardization का मतलब क्या होता है? Standardization का मतलब होता है refers to the process of setting standards to before business activity, यानी कि कोई भी business activity तुम कर रहे हो उसके लिए standards को set करना। जैसे हम controlling में comparing करते हैं तो हम परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय को मेजर करते हैं तो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हम इन स्टैंडर्ड्स क्या इन बेसिस के पर परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की मेजर करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। तो कोई बिजनेस एक्टिविटी अगर हम करेंगे तो पहले हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे, जिससे क्या होगा ये हमारे दे विल एक्ट एज अ बेंचमार्क, वो सारे बेंचमार्क की तरह एक्ट करेंगे ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ठीक है। और इससे हमारे standard performance of both workers and machinery improve होगी, efficiency improve होगी। इसके बाद simplification का मतलब होता है eliminating unnecessary diversification of goods and services। इसमें यह होता है the main objective of simplification is to put resource into an efficient use में resources को put करना इसका main objective होता है, इसका simplification का, ठीक है। इसके बाद आदर्श आता है डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम में एक एग्जांपल लेता है, एक एम्प्लॉय है ए, एक एम्प्लॉय है बी, एक एम्प्लॉय ए है, एक एम्प्लॉय बी है। ए एम्प्लॉय के पास बी की डिग्री है, लाइक एम्प्लॉय के पास बी की डिग्री है, बी एम्प्लॉयज के पास बी की डिग्री है, इसको भी 2 साल का एक्सपीरियंस है, इसको भी 2 साल का एक्सपीरियंस है। ये भी इंग्लिश में बात कर सकता है, ये भी इंग्लिश में बात कर सकता है। ए एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 है और बी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है। अब ये ए 100 यूनिट एक दिन में पर डे बनाता है और बी 50 यूनिट पर डे बनाता है, तो इनके सैलरी में डिफरेंस क्या होगा? आपके हिसाब से क्या रीजन होगा इनकी सैलरी में कि एक ही 20,000 है उसकी 10,000 है, तो जो इसमें वहां पे 10,000 का डिफरेंस है इन दोनों की सैलरी में, तो कि इनके पास सेम डिग्री, सेम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, सेम क्वालिटी है, तब भी इनके सैलरी में 10,000 का डिफरेंस है। क्या हो या हाँ, यहाँ पे इनकी यूनिट द मेड अ डे ये डिफरेंस है। ये 100 बना रहा है वो की एफिशिएंट वर्कर है, एफिशिएंट वर्कर है क्योंकि ये 100 यूनिट पर डे बना रहा है, और बी इनएफिशिएंट वर्कर है क्योंकि ये 50 यूनिट पर डे बना रहा है। जिस जो डाटा बनाएगा ही विल बी पेड मोर, उसको ज्यादा पे करना रहेगा, ही विल बी पेड मोर। जो ज्यादा एफिशिएंट होगा वो ज्यादा पे करना रहेगा, जो कि इनएफिशिएंट होगा ही विल बी पेड
पेड लेस, उसको हम कम पे करेंगे, उसको हम कम पे करेंगे ये। और जो इनके डिफरेंस है, ये डिफरेंस 10,000 का बी के लिए मोटिवेशन बनेगा उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। क्या होगा? बी के लिए मोटिवेशन बनेगा उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, जिससे वो मोटिवेट होगा और अपने 50 यूनिट को वो इंक्रीज करेगा, प्लस कर देगा 50 यूनिट और जितने भी उसकी कैपेबिलिटी होगी और ये इतना काम करेगा जिससे उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद हम वापस आते हैं वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में वापस स्टार्ट होते हैं motion study, fatigue study, method study, and time study. Method study, the objective of method study is to find one best alternative way of doing the job. Motion study, nahin, method study में दूसरा point, by use of method study, resources can be put to be best use and cost per unit is reduced, profit of the company increased. Motion study में refers to movement, study of movements like lifting, shifting, turning, changing position, which generally a worker do while doing a typical job. The objective of motion study is to eliminate the unproductive and unnecessary movements so that it takes lesser time to complete the same job. Motion के बाद आती है time study. Time study determine the standard time to do or complete a job. Objective of time study is to determine the number of workers required to complete a required work. Fatigue study. Fatigue study में क्या होता है? Fatigue study में determine the amount and frequency of rest interval required for an employee to complete the work. और इसका objective होता है to maintain the efficiency of the business. Efficiency business की maintain करने में ये help करता है हमें। तो ये ना बना रहा टेलर का प्रिंसिपल्स खत्म होता है। आप भी आप गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल। फ्योल के प्रिंसिपल्स को स्टार्ट करता हूँ जल्दी से 5 मिनट के अंदर खत्म करता है। उससे पहले उसका बायोडाटा है इनका। Henry Shaw 1841 में बर्थ हुआ था, 1915 में उसकी 1905 में उसकी डेथ हो गई थी। He was a French management theorist। वो कौन था? वो तो मैकेनिकल इंजीनियर था टेलर। ये कौन था? ये फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट था। He was graduated from Mining Academy Stanton in 1816. Mining engineering is mining engineering mining academy Stand Edeni 1860 में करी थी पूरी। He was 19 years old when he was an engineer, started and mining company campaign for 24 Jambing Ligasville. इस कंपनी में उसने काम करा था। He was a director from there from 1888 to 1980. और इसकी theories deal with the organization of production in the context of competitive enterprise that help to control its production cost। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहते हैं और इसको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं पहला प्रिंसिपल, 14 में से पहला प्रिंसिपल दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क इज डिवाइडेड इनटू, इसमें डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है? एक काम को स्मॉल स्मॉल जॉब्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक जॉब के लिए स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करता है जो कि काम को उस पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आती है और बिजनेस मोर एफिशिएंट होता है। इट इज डन बाय एन ट्रेन एम्प्लॉय, यानी या तो वो ट्रेन एम्प्लॉय हो या कोई स्पेशलिस्ट हो। बिजनेस में एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और काम और तरीके से होता है। इसमें क्या लिखोगे? दैट अ वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। Each task is performed by our trained employee. For a specialist, a division of work-led specialization, and according to your division of work, produce more and better work. क्या सकता है? More and better work. इसके बाद बात करते हैं दूसरा लैडर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है right to give order and obtain obedience, and responsibility is corollary of authority, यानी कि इसका corollary है। इसके बाद अब in division comparison, अगर if the authority is more than the responsibility, that can make misuse of power as authority is less than the responsibility। अगर authority कम होगी responsibility से, अगर authority कम होगी responsibility से, then there is insufficient power to complete the job। That's it is said that authority should be enough in order to complete the responsibility that has been assigned to a particular employee। इसके बाद आता है third point, that is discipline। discipline का मतलब होता है it is an obedience
organizational rules and employee agreement which are necessary for the working of an organization. Organization के काम के लिए जो भी rules हमारे लिए necessary है. इसके बाद it includes clear working condition. पहला दूसरा observation salary on time. Discipline can establish for providing superior at all level. इसके बाद आता है next point that is unity of command. Unity of command means there should be only and only one and one boss for each individual. यानी कि हर एक individual का सिर्फ एक boss होना चाहिए. ये नहीं कि एक individual इधर भी इस A boss के अंदर भी काम कर रहा है, B boss के अंदर काम कर रहा है, C boss के अंदर काम कर रहा है. नहीं, उसको सिर्फ एक ही boss होना चाहिए. If an employee is getting orders from more than two superior, that will lead to violation of unity of command. जिससे unity of command की violation हुई. और fresh और तो हुआ अथॉरिटी अंडरमाइन होगी, प्रिंसिपल वॉलेट होंगे तो अथॉरिटी अंडरमाइन होगी, डिसिप्लिन इन जियोपार्डी एंड स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड. ये भी आपको ये वाला पॉइंट जो है ना ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पॉइंट लिखने. इसके बाद बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में every unit of an organization must work toward the same objective. चाहे डिपार्टमेंट 1 हो, चाहे वो डिपार्टमेंट 2 हो, चाहे वो डिपार्टमेंट 3 हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट को सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव की टुवर्ड्स वर्क करना है, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. हर डिपार्टमेंट को सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव की टुवर्ड्स वर्क करना है, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. Each group must have one plan. One had one plan that will ensure unity of action and coordination. This is unity of action or coordination ensure होगा. यहाँ पे this will ensure unity of action and coordination. Is current have a sixth point and added subordination of individual interest to general interest. Subordination of individual interest to general interest का मतलब है इसमें आपका एक पॉइंट आएगा that interest of organization must take priority over the interest of individual. जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये नहीं कि सब अपने गोल की तरफ फोकस करे. He should take priority, उसकी प्रायोरिटी इंडिविजुअल गोल्स भी होने चाहिए. ऑल कहता है कि एम्प्लॉयज जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं उनका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होता है, दैट शुड बी फुलफिल अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय. रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय मींस दैट ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन दोनों एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेयर होनी चाहिए. Overall pay and compensation to both organization as well as employees should be fair. दूसरा, employees should be paid fair wages which should give them reasonable standard of living. उनको इतना मिलना चाहिए जो उनके एक reasonable होनी चाहिए, यानी कि उनका reasonable होनी चाहिए कि वो organization में काम करे तो आपकी इतना मिलना ही चाहिए. It should be but at the same time it should be in the paying capacity of the company. दूसरा पॉइंट है हमारा एथ पॉइंट है दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन अमंग मोर देन वन एम्प्लॉय, यानी कि अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होना एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट्स के पास. इट मस्ट हैव फेयर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड इट इज नॉट इट शुड नॉट बी दैट कि एक ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज हो या कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हो. इट शुड बी बैलेंस बिटवीन देम. इसके बाद नौवां पॉइंट है हमारे पास दैट इज स्केलर चेन. स्केलर चेन में डायग्राम यहाँ पे सामने, इसमें ए जो है बी ए सुपीरियर है बी सी डी ई एफ का एल एम एन ओ पी का, ठीक है. बी सुपीरियर है सी डी ई एफ का, एल सुपीरियर है एम एन ओ पी का, बी और एल है आ रहा है दिस सेम लेवल, ये सेम लेवल पर काम कर. अब स्केलर चेन में क्या होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. इसमें सुपीरियर इस पूरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सुपीरियर भी है, सबऑर्डिनेट्स भी है. ए सुपीरियर है, बी सबऑर्डिनेट भी एज एन सुपीरियर है, दोनों सुपीरियर सबऑर्डिनेट है. स्केलर चेन इज अ फॉर्मल लाइन, ये एक फॉर्मल लाइन आपको बोलते हैं, एक फॉर्मल लाइन है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, जिसमें scalar chain formal line of authority from top to bottom with members of superior and subordinate. If a superior or subordinate, यानी कि C अगर like suppose E और O को they are at the same level. If a superior or subordinate at the same level to contact each other immediately, तो ये नहीं कि पहले वो E D को बोल रहा
बी सी को, फिर बी को, बी ए को बोलेगा, ए एल को बोलेगा, फिर एम एन, फिर ओ के पास बात पहुंचेगी नहीं. अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, इमीडिएट कोई कुछ बोलना है, देन दे कैन टॉक टू ईच अदर. But then they can talk to each other, contact each other immediately in case of emergency through ज्ञान प्लान. यानी कि ज्ञान प्लान का यूज कर सकते हैं वो एक दूसरे से इमीडिएट कॉन्टैक्ट के लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी. एंड थ्रू द परमिशन की परमिशन लेकर भी उसे बात कर सकते हैं कि हाँ वो बात कर सकते हैं. सुपीरियर परमिशन, सुपीरियर परमिशन भी होनी चाहिए. ज्ञान प्लान एंड सुपीरियर परमिशन. इसके बाद 10वां पॉइंट है आपका ऑर्डर. ऑर्डर में क्या होता है, कोई भी फिक्स प्लेस होती है किसी चीज की तो उसको वहीं पर होना चाहिए. अगर वो वहां पे नहीं होगी तो काम में डिले होगा, एक्टिविटी में डिले होगा, जिससे प्रोडक्टिविटी कम होगी. प्रोडक्टिविटी कम होगी, एफिशिएंसी कम होगी, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट भी कम होगी. इक्वालिटी इज योर 11th पॉइंट. इक्विटी. इक्विटी मतलब everybody must be equal in eyes of management. There should be no discrimination among the men and women on the basis of caste, religion, sex, and discrimination. There should ensure loyalty. Loyalty भी होनी चाहिए. ठीक है. 12वां पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल. स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल यानी कि प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द एम्प्लॉय मस्ट बी लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग. यानी कि एक बार तुम रिक्रूटिंग प्रोसेस चल रहा है तो it can be lengthy, it can be time consuming. लेकिन एक बार जब वो किसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया, एम्प्लॉय अपॉइंट कर लिया, देन उसको एक रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए अपनी स्किल्स को शोकेस करने का ऑर्गेनाइजेशन में. दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन. इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 20, दैट इज इनिशिएटिव. इनिशिएटिव का मतलब taking first step of self motivation. This line is very important. Taking first step of self motivation. ये बहुत important है ना, आपको पता होनी चाहिए. यानी कि इसके बाद initiatives should be encouraged among the employer that does not mean complete freedom to employ. They should be checked at regular intervals. इसके बाद हमारे पास 14th point and last point है, that is esprit de corps. Esprit de corps का मतलब होता है, एक्सप्रेस डिफॉल्ट्स में क्या लिखोगे, दैट अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद. कोई भी काम होता है तो वो बोलता है ना, आई हैव डन दिस, आई हैव सुपर. सो यू शुड नॉट से आई, यू शुड से वी हैव डन दिस और वी हैव सुपरवाइजर एनीथिंग. आई शुड रिप्लेस विद वी. सेकंड पॉइंट, मैनेजर शुड एस्टैब्लिश टीम स्पिरिट. टीम स्पिरिट यानी कि अपने लोगों के बीच में टीम स्पिरिट एस्टैब्लिश करना चाहिए, आईडीपी को रिप्लेस करना चाहिए. तीसरा, ब्रिंग अ ट्रस्ट अमंग एम्प्लॉयज के बीच में ट्रस्ट और बिलोंगिंगनेस भी है, यानी पर्सनल टच भी होना चाहिए. 3 पॉइंट आप लिख सकते हो, आई विल बी, टीम स्पिरिट, एबिलिटी, ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग पीपल. यहाँ पे ये टॉपिक हमारा खत्म होता है. ये टॉपिक हमारा आप पे खत्म होता है. इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं दैट वी विल डू. ये सारे क्वेश्चन आंसर इन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ओनली हमारी टेस्ट सीरीज में आएंगे इंक्लूड. तो इट्स हीरो में सिर्फ हम अभी वही करेंगे, ठीक है, थ्योरी पर. अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज चैप्टर नंबर 3. ओके, so wait a minute, I'm switching to next PDF. So now we are going to start with the third chapter, that is business environment. इसमें हम हमारे पास बेसिकली 4 टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं. सबसे पहला, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. बाकी इसमें सब ओमिटेड है. ओके, सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है. बिजनेस एनवायरनमेंट refers to some total of all the individual institution and other forces which are beyond the control of business enterprise which may affect its performance. यानी कि जैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन या कोई भी फोर्स जो कि बाहर से ऑपरेट करती है और बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को इफेक्ट करेगी, वो सारी फोर्सेस, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होंगी. चाहे वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही हो, चाहे वो एक्सटर्नली ऑपरेट कर रही हो, नो मैटर कि वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो फोर्सेस, वो अगर कोई भी फोर्स होगी, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या ग्रुप फोर्स इंस्टीट्यूशनल हो,
वो जो भी फोर्स बिजनेस के वर्किंग को इफेक्ट करेगी वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट कहलाएगी. दिस इज व्हाट बिजनेस एनवायरनमेंट इज. इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन of all the forces that operate outside the control of that are outside the control of business enterprise, which may affect its performance is business environment. तो ये अब बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरीके का होता है. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो दो तरीके का होता है. सबसे पहला इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक होता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. क्या होता है? एक होता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक इंटरनल एनवायरनमेंट और एक होता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट में वो सारी फोर्सेस होती हैं जो बिजनेस एंटरप्राइज को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हुए इसकी वर्किंग को इफेक्ट करती है. सो इसमें क्या क्या आता है? इसमें सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए. आप नहीं, कॉम्पिटिटर्स नहीं आएंगे इसमें, सारे आपके एम्प्लॉयज आ गए. इसमें मैनेजमेंट टीम आ गई, आपकी शेयर होल्डर्स, प्रमोटर, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट. ये सारी फोर्सेस हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होती है और ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को इफेक्ट करती है. इफेक्ट अब दो पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं, उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है. इफेक्ट मतलब ये नहीं हो सकती नेगेटिव करते हैं. जो ये सारे फोर्सेस है ये पॉजिटिव इफेक्ट देती है मैक्सिममली, लेकिन कभी कभी पर्सनल इंटरेस्ट भी आ जाता है, इस वजह से नेगेटिव इफेक्ट चला जाता है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दो आ जाती है, इसको आगे सब डिवीजन है. पहला है माइक्रो और एक है मैक्रो. पहला है माइक्रो और एक है यहाँ पे मैक्रो. माइक्रो और मैक्रो. माइक्रो वाली होती है जो कि डायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करती है, डायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करती है. लाइक कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, ये सारी फोर्सेस है. ये बिजनेस के आउटसाइड ऑपरेट होती है और उसको इफेक्ट करते डायरेक्टली, बिजनेस ऑपरेशंस को इफेक्ट करती है इन डे टू डे ऑपरेशंस. यहाँ पे दो वर्ड्स आने हैं माइक्रो में. सबसे पहले डायरेक्टली और ये डे टू डे ऑपरेशन. और मैक्रो में इंक्लूड ऑल फोर्सेस लाइक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल. वो ये सारी फोर्सेस इंक्लूड होती है. दे डू नॉट इफेक्ट डायरेक्टली, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता बिजनेस ऑपरेशन पर और डे टू डे ऑपरेशन पर भी ये इफेक्ट नहीं करता. डे टू डे ऑपरेशन पर भी ये इफेक्ट नहीं करता. ये था आपका ओवरऑल इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल को अब आप पढ़ोगे ना, इंटरनल को हम माइक्रो एनवायरनमेंट ही कहते हैं. नहीं, इंटरनल को हम कहते हैं मेसो. इंटरनल को हम माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं, माइक्रो इसको मेसो और इसको मैक्रो. ठीक है. आप जो बाइफिकेशन हो जाती है जब आप बीकॉम में पढ़ोगे, बीबीए में पढ़ोगे बिजनेस रिलेटेड, तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा. तो यार अब फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बढ़ते हैं. सबसे पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस की मैं बात करूं तो सबसे पहला है बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स व्हिच आर एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म्स एंड बिजनेस फर्म, जो कि बिजनेस जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. बिजनेस एनवायरनमेंट में सब वो सारी चीजें आएंगी जो कि बिजनेस के आउटसाइड ऑपरेट करती है, क्योंकि बिजनेस के आउटसाइड ऑपरेट करते हैं. चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, सारी चीजें जो बिजनेस का आउटसाइड ऑपरेट करेगी वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होंगी. इसमें अब आपके दो तरीके की फोर्सेस आती है. कौन कौन सी? स्पेसिफिक फोर्स आती है और जनरल फोर्सेस आती है. स्पेसिफिक फोर्स आपकी वो होती है बिजनेस आर आपके इन्वेस्टर, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स आते हैं डायरेक्टली डे टू डे वर्किंग में इफेक्ट करते हैं. जनरल वो फोर्सेस होती हैं, दो फोर्सेस बताई ना, एक्स फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस. जनरल फोर्सेस में आपके सारे लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये सारे आते हैं. बैक इंटरप्राइज पर होता है इनडायरेक्ट. यहाँ पर आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है और यहाँ पर आपका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आता है बिजनेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड इज इंटररिलेटेडनेस. इंटररिलेटेडनेस का मतलब
Elements of business environment are interrelated and interlinked. Elements यहाँ पे elements का we are part of business environment. इसका ये कौन से elements of part की बात करें? यहाँ पे आपके social, political, legal, technological, economical ये सारे parts की बात की जा रही है. ये सारे elements of business environment है. ये सारे आपस में interlinked है, interrelated है with each other. तो जो भी like economic, social, political, technological और other forces जो भी outside business operation operate करती है that are a part of it. Fourth point is dynamic nature. Dynamic nature का मतलब होता है business environment has to work in an environment which keeps on changing. It has to work in an environment keeps on changing. It has to adopt itself into the changing environment. Fifth point is uncertainty. Business अब uncertainty का मतलब जिसका जो certain नहीं हो. Uncertainty का मतलब जो certain नहीं है, जिसका होना ना होना पता नहीं आगे कैसा होगा. ये चीज हो भी सकता है, ये चीज नहीं भी हो सकती. बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है. कैसे? क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर. हमें पता है, हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते कि फ्यूचर में क्या होगा? नहीं कर सकते. इस वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है. जो भी बिजनेस पे आगे फ्यूचर में इम्पैक्ट आने वाले या फोर्सेस जो भी बिजनेस में आगे फ्यूचर में ऑपरेट करने वाले उसका क्या इफेक्ट जाएगा वो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट है अनसर्टेन बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स. बट अ मैनेजर कैन it is difficult to predict future happening, but because it is uncertain, but a manager can develop responses by understanding वो environment को समझ के responses को develop कर सकता है कि अंदाजा लगा सकता है, तुक्का लगा सकता है कि हाँ ये forces है हमारे लिस्ट में जो हमारे को impact कर सकती है या वो कर सकता है वो नहीं कर सकता. That is what it is. Sixth one is complexity. Business environment complex. अगर आप किसी चीज को पूरा ऐसा होल समझोगे, तुम कहोगे कि एक बारे में मुझे समझा दो चैप्टर, नहीं होता. ठीक है, अब आप कहोगे आपने यहाँ पे इस वीडियो में 3 चैप्टर कवर कर रहे. नहीं, ये वन शॉट वीडियो, इसमें हमने नहीं कवर तीन वन शॉट ना. तो मतलब सब चीज कुछ एक ही वीडियो में दे. लेकिन अगर आप हमारी वीडियोस होल वीडियोस चेक करोगे तो उसमें हमने एक चैप्टर को 3-4 पार्ट में पढ़ा है. तो as a part you can understand easy, but as whole it is difficult to understand. यही business environment का खेल है. अगर तुम business environment को as a part as a whole समझोगे, एक ही बारे में समझ लोगे, it will be difficult for a manager to be understanding. But it will be difficult for the manager. But if you understand it as some part 1, part 2, part 2, 3, और अगर आपको तो आपके लिए वो easy हो जाएगा. वीडियोस को अगर आप डिटेल मैं देखना चाहोगे तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 देख सकते हो. लेकिन आपको बस एक वन शॉट रिवीजन चाहिए तो आप वन शॉट वीडियो देखोगे. इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है 7 पॉइंट आता है रिलेटिविटी. बिजनेस एनवायरनमेंट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन. यानी कि मोबाइल की डिमांड चाइना में ज्यादा हो सकती है मोबाइल की डिमांड एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, एज कम्पेयर टू इंडिया में कम हो सकती है. या किसी प्रोडक्ट की डिमांड वहां ज्यादा, यहाँ कम, यहाँ पे ज्यादा, वहां कम. तो ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है. कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन पे डिपेंड करता है. Importance of business environment. First importance is it enables the firm to identify opportunity and get first mover advantage. इसको अब इसमें क्या लिखोगे? सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज होती क्या है? अपॉर्चुनिटीज दो टर्म्स आते हैं तो बस एक आते अपॉर्चुनिटीज और एक आते हैं थ्रेट्स. अपॉर्चुनिटीज यानी कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी लाइफ में बनने के लिए मौका मिला, it will have a positive impact. So opportunity refers to positive trend or changes that will help the firm to improve its performance. Performance firm के improve करने में मदद करेगा. अब अगर हम threat की बात करें तो threat refers to negative trend or changes that will अब negative कुछ भी होगा तो वो आपके performance को improve नहीं करेगा. That will decrease your performance. And decrease के ना यहाँ पे word use करा गया hinder. That will hinder your firm's performance. तो पहला दोनों भैया फर्स्ट पॉइंट हुआ इसमें. इसके बाद अब नेक्स्ट चीज है कि अगर हम अपॉर्चुनिटीज को या आइडेंटिफाई कर लेंगे, जल्दी आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे
तो इट विल हेल्प द फर्म टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब टाटा कंपनी को पता चल गया या नैनो कंपनी को पता चल गया कि मार्केट में डिमांड छोटी कार्स की है, 2 सीटर कार की है, तो उसने पहले 2 सीटर कार डेवलप करना स्टार्ट कर दी। एस उसको पहले पता चाहिए तो उसने उसमें मार्केट का एडवांटेज उठाया, डेवलप करी, प्रोड्यूस करी, उसकी कार की सेल हुई, इसका नाम उसने एडवांटेज उठाया। वो उसको उसकी फॉर्म में उसकी मार्केट में जो है कॉम्पिटिटिव प्लेस बनाने में हेल्प करता है। 3 पॉइंट आप ये लिख सकते हो। फिर इसमें इट हेल्प द फॉर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, यानी कि थ्रेट रेफर टू नेगेटिव ट्रेंड्स एंड दैट विल हिंडर द परफॉर्मेंस। और इसके बाद अगर उसमें क्या होता है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस के थ्रू मैनेजर अवेयर होता है, वेरियस थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करता है, और अगर ये थ्रेट आइडेंटिफाई नहीं होते तो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है एनवायरमेंट पे। कैसा इम्पैक्ट आता है? नेगेटिव इम्पैक्ट आता है एनवायरमेंट पे। इसके बाद थर्ड पॉइंट इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको वेरियस गुड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है तो उसको उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, जो कि वो अपने रॉ मटेरियल चाहिए उसको वेरियस गुड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाए? ये रॉ मटेरियल उसको बिजनेस एनवायरमेंट देगा, ये बाहर से जो फोर्सेस ऑपरेट करेंगे ये सब देंगी, हम लोग देंगे, हम उसके कस्टमर्स, हम कंपनी का उसके हम ही लोग उनको ये सारा रॉ मटेरियल देंगे, नहीं देंगे? देंगे। तो वो ये रॉ मटेरियल हम देंगे, लेकिन हम उनसे चाहते हैं कि वो भी हमें बदले में कुछ दे। तो वो हमें बदले में हमारे को क्वालिटी गुड सर्विसेज देते हैं, क्वालिटी गुड सर्विसेज देते हैं, रीजनेबल प्राइसेस पर प्रोडक्ट्स देते हैं, और गवर्नमेंट को भी देता है रहता टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। तो ये सब चीजें वो हमें रिटर्न में देता है। यही आपको इंग्लिश में इस लैंग्वेज को बस लिखना है तो आपका कॉमन रहेगा। और आप एनसीईआरटी पढ़ो, यही पॉइंट्स की एक्सप्रेशन आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। फोर्थ पॉइंट है, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंजेस में क्या मतलब? No matter what the organization, it has to work in an environment which is constantly changing। ये आपको पॉइंट पता, आपने करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था। इन अगर हमें एफिशिएंटली कॉप अप करना है इन रैपिड चेंजेस से, तो हमारे को बिजनेस मैनेजर को एनवायरनमेंट को एग्जामिन करना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, सुटेबल एक्शंस के हिसाब से लेना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट इज हेल्प्स इन असर्टेन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि अगर हमें ओवरऑल प्लान से पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना है तो हमारे को मैनेजर को एनवायरनमेंट को केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, अगर एनवायरनमेंट जो है वो माने लगेगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज भी हो सकता है और एक नेगेटिव यानी कि थ्रेट्स भी हो सकते हैं। सिक्स पॉइंट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या होता है? अगर बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन अगर एंटरप्राइज को एनालाइज करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में क्या थ्रेट्स होंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज का यूज करके वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है। थ्रेट को आइडेंटिफाई कर वो वार्निंग सिग्नल पा सकता है और नेसेसरी सूटेबल एक्शंस ले सकता है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके बाद हमारे पास आते डायमेंशंस। अच्छा, पेपर में भी ये नहीं लिखने को आएगा कि डायमेंशंस को एक्सप्लेन करो, इकोनॉमिक को एक्सप्लेन करो, सोशल नीड, इनको सबको एक्सप्लेन करो। यू शुड नो कि कौन सी चीज किसमें आती है। बस इकोनॉमिक में सारी इकोनॉमी रिलेटेड हो जाएंगी, लाइक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, आपका बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब आएगा। चेंज इन मनी फ्लो, सप्लाई चेन, मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड, सारी इकोनॉमिक रिलेटेड टर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारी इकोनॉमिक टर्म्स आपकी स्टॉक मार्केट हो गई, सारी इकोनॉमिक टर्म्स आपकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आएगी। इस तरह सोशल इन्वायरमेंट में सोशल फैक्टर्स आएंगे, लाइक मैरिज, गर्ल मैरिज चाइल्ड एजुकेशन, सोशल ट्रेडिशन, वेलफेयर, ये सब चीजें आपकी सोशल में आएंगी। दिवाली सेलिब्रेशन, क्रिसमस, गुरु पूरब, ये सब आपके सोशल में आएंगी। टेक्नोलॉजिकल में आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आएंगे, लाइक कंप्यूटर्स, एआई, ये सब आपका टेक्नोलॉजी में आएगा ना आप पे। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड, एमएनसी, गवर्नमेंट रिलेटेड चीजें सारी इसमें आएंगी आपकी। और लीगल एनवायरमेंट में आएगा लीगल रिलेटेड, यानी कि जहाँ पे लॉ की बात चल रही है, गवर्नमेंट लॉ की बात चल रही है, यहाँ पे ये सब आया। या इसके बाद भी आ गया पिक्चर्स।
पिक्चर्स भी दी हुई है यहाँ पे, बाकी ये सब आपका पता हुआ। हाँ, एक चीज आ रही है, दैट इज नॉट कम फॉर कैन बिकम एंड कैन नॉट बिकम। यू हैव टू जस्ट, क्योंकि आप एलपीजी तो आपका इकोनॉमिक्स में आईडी बुक में पढ़ोगे एलपीजी, तो एलपीजी भी आपका एलपीजी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एलपीजी एंड ग्लोबलाइजेशन, रेगुलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, बस इससे क्वेश्चन पूछेंगे आपको, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन से भी कवर इन आवर टेस्ट सीरीज, जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम सारे टेस्ट सीरीज में ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर करेंगे। टेस्ट सीरीज भी जल्दी आएगी, एक बार सारे वन शॉट अपलोड हो जाए, जल्दी आएगी टेस्ट सीरीज, ठीक है। सो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर को रिवाइज कर लिया अच्छे से। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पिन कर सकता है, डाल सकता है, वी विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि ये चैनल ही बहुत इंपॉर्टेंट है इस बोर्ड के दिनों में। क्वालिटी कंटेंट मटीरियल आपको देगा, PYQs, सारे टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलेंगे। Yeah, so that's all for today. Till then, take care. Bye. Bye.